नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको रानी पद्मिनी द हीरोइन ऑफ चित्तौड़, लोग बाग उन्हें रानी की गर्व और शौर्य के नाम से जानते हैं। लोग प्राउड फील करते हैं जब आप चित्तौड़गढ़ जाएं और लोगों से मिलें और पूछें कि रानी पद्मिनी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग रानी पद्मिनी को कितनी अहमियत देते हैं और कितने गर्व के साथ याद करते हैं। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ चित्तौड़गढ़ जाने का, और मैंने वहाँ पर लोगों से जानना चाहा कि चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी को लोग बाग कैसे जानते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि रानी पद्मिनी के बारे में एक मूवी भी बन रही है जिसको लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है। लोग बाग आक्रमण भी कर रहे हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पर। तो मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की कि दरअसल है क्या। तो रानी पद्मिनी जो है एक पद्मावत की महारानी के नाम से जानते हैं लोग बाग। रानी पद्मावती भी कहते हैं, रानी पद्मिनी भी कहते हैं। बेसिकली पद्मनी पद्मावत की महारानी थी और उन पर बड़ी कविताएं भी लिखी गई हैं, जिन पर कवि मलिक ने भी, मोहम्मद जायसी ने भी कविता लिखी थी। रानी पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए पूरे भारत में जानी जाती थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग बाग बताते हैं कि वो इतनी सुंदर थी कि जब वो पानी पीती थी तो उनके कंठ इतना ट्रांसपेरेंट था कि पानी दिखता था। पद्मावती ने अपने जीवन में अपने पिता गंधवर्धन और माता चंपावती के साथ सिंहाला में व्यतीत किया था। वो सिंहाला की रहने वाली थी। सिंहाला एक पास में ही चित्तौड़ के थी जगह, वहाँ पर रहने वाली थी। पद्मनी के पास, रानी पद्मनी के पास एक तोता भी हुआ करता था जिसका नाम था हीरामणि। हीरामणि जो है वो बोलने वाला तोता था और वो रानी पद्मिनी के साथ ही रहता था। तो उनके पिता ने मतलब रानी पद्मावती के रानी पद्मिनी के पिता ने विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया गया। एक स्वयंवर आयोजित किया गया, एक पहले प्रथा चलती थी जिसमें आसपास के सभी हिंदू राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया गया था। और एक छोटे से राज्य के राजा मलखान सिंह भी थे और उनसे विवाह करने के लिए पधारे थे। और वहाँ पर चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह ने भी रानी नागमती के होते हुए स्वयंवर में आए थे। स्वयंवर चलाया गया और उन्होंने मलखान सिंह को पराजित कर दिया। चित्तौड़ के राजा ने मलखान सिंह को पराजित कर दिया और रानी पद्मिनी से विवाह भी कर लिया, क्योंकि राजा रावल रतन सिंह स्वयंवर के विजेता थे तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। स्वयंवर के बाद वे अपनी रानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़ लौट आए थे। चित्तौड़ लौट कर आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और ये उस समय 12वीं और 13वीं शताब्दी की बात है। उस समय दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, और भारत पर राज कर रहे थे और उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके चलते सुल्तान ने दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। और क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को जान चुका था, सुंदरता के बारे में पहचान चुका था, तो उसने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। और इसके बारे में बहुत लोगों ने लिखने की कोशिश की है, बहुत इतिहासकारों ने लिखी है, पर मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ ये मैंने वहाँ लोगों के मुंह से सुनी है, सच्ची कहानी सुनी है और वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर लगे कि कहानी में कुछ भी दोष है या कर, तो आप कमेंट या शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम उसको एडिट कर सकें। क्योंकि अलाउद्दीन जो है सुल्तान था, भारत का राज कर रहा था, उसकी शक्ति अपार थी और वो मुस्लिमों को महान बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को इतना चाहता था कि वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर चुका था और रानी पद्मिनी को पाना चाहता था। उन दिनों चित्तौड़ के राजपूत राजा रावल रतन सिंह राजपूत राजा थे और शासन में थे, जो कि बहादुर और साहसी योद्धा भी थे। राजा रावल रतन सिंह एक पति होने के साथ साथ, वो प्रिय पति थे अपनी पत्नी के साथ साथ, एक बेहतर शासक भी थे और उनकी चर्चाएं आम थीं। उन्हें बेहतर शासक के रूप में जाना जाता था। और इसके साथ रावल सिंह, राजा राजपूत रावल सिंह को कला में भी काफ़ी रुचि थी। उनके दरबार में काफ़ी बुद्धिमान लोग थे। उनमें से एक संगीतकार राघव चेतन भी था। राघव चेतन नाम याद रखिएगा। राघव चेतन जो है वो एक जादूगर भी था, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। पर जब यह है बात कि वो जादूगर है, ये बात राजा को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि ये जो है क्या करता था, अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल आपातकालीन समय में करता था, युद्ध में शत्रु को चकमा देने के लिए करता था। पर जब ये बात राघव सिंह के कारनामे सभी के सामने आने के बाद राजा बहुत क्रोधित हुए
और उन्होंने उसे अपने राज्य से निकालने का भी आदेश दिया था। और आदेश दिया कि राघव सिंह को, इस जादूगर को, इस संगीतकार को गधे पर बिठाकर मुंह काला कर कर सारे चित्तौड़गढ़ में, राज्य में घुमाने का आदेश दिया गया। इस घटना के बाद राघव सिंह ने राजा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और वो उनसे बदला लेने के लिए व्याकुल था, और उसने बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को चुना। राघव चेतन ने दिल्ली की तरफ जाने की ठानी और वहां जाकर वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए मनाने की कोशिश करता रहा। बहुत कोशिश करी उसने, पर अलाउद्दीन खिलजी उस समय तैयार नहीं हुए। दिल्ली के आने के बाद राघव चेतन दिल्ली के पास ही वाले एक जंगल में रहने लगा, और वो चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी बातों में आ जाए, क्योंकि वो एक जादूगर भी था, तो वो रिझाने की कोशिश में लगा रहता था। तो सुल्तान जो थे अलाउद्दीन खिलजी, वो अक्सर शिकार के लिए जंगल जाया करते थे। एक दिन सुल्तान शिकार की आवाज़ सुनते ही राघव ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो जादूगर भी था, उसे चाल पता थी कैसे लोगों को मोहित करना है। तो वो उसने एक बांसुरी बजानी शुरू करी, और जब उसने एक मधुर ध्वनि बजाई तो वो ध्वनि सुल्तान की सेना के कानों में पड़ी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों में पड़ी, और वो मोहित हो गए। और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर अपनी सेना से कहा कि जाओ इस मधुर ध्वनि वाले बांसुरीकार को ढूंढ के मेरे पास लाओ, ये बांसुरी कौन बजा रहा है। तो जब सेना राघव चेतन को लेकर वापस सुल्तान के पास आई, तो सुल्तान ने राघव चेतन को कहा कि तुम आज से हमारे किले में रहोगे, हमारे साथ रहोगे। और जब राघव चेतन स्वयं सामने आ गए, तो सुल्तान ने उनसे अपने साथ ही दिल्ली रहने के लिए प्रस्ताव रखा। तो राघव चेतन तो चाहता ही ये था, तो उसने वो स्वीकार किया। तभी राघव चेतन ने सुल्तान से कहा कि वह एक संगीतकार ही है, वह एक साधारण संगीतकार है, और ऐसे ही और भी बहुत से गुण हैं उसमें। और जब राघव चेतन ने अलाउद्दीन को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताना शुरू किया, गुणगान करे, तो अलाउद्दीन मन ही मन रानी पद्मिनी को चाहने लगा। उसे प्यार हो गया रानी पद्मिनी से, और उसने ठान ली कि वो रानी पद्मिनी को पाकर रहेगा। इसके तुरंत बाद दोनों अपने राज्य गए और अपनी सेना से चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दे दिया कि चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आदेश पाने के बाद बड़ी सेना लेकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ की तरफ पहुंचे और चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। पर क्योंकि चित्तौड़गढ़ एक बहुत सुरक्षित किला माना जाता था, उसमें इतने द्वार थे कि हर एक के बस की चढ़ना नहीं था, उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि हर एक के बस की चढ़ना नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त नहीं कर सके, पर उन्हें मन में जिज्ञासा थी, उन्हें रानी पद्मिनी को देखना था, और उन्होंने ठान ली कि रानी पद्मिनी को देखकर ही मानेगा। तो उसने राजा के पास, रावल सिंह के पास उसने एक पैगाम पहुंचाया कि मैं आपकी पत्नी को बहन मानता हूं और मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। लेकिन आपको पता ही है कि वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता था, और राजा भी चाहता था कि ये समस्या का समाधान निकले, प्रजा को बचाया जाए, इस दुश्मनी की बजाय दोस्ती के हाथ बढ़ाया जाए। तो राजा ने इसको स्वीकार कर लिया प्रस्ताव को, और रानी पद्मिनी ने भी इजाज़त दे दी कि वो अपनी परछाई दिखाएंगी, खुद सामने नहीं आएंगी पर वो परछाई दिखाएंगी। तो एक माहौल तैयार किया गया किले के अंदर कि रानी पद्मिनी की परछाई शीशे के द्वारा पानी में दिखाई जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पद्मिनी बहुत फेमस थी अपनी सुंदरता के लिए, और हुआ वैसा ही। जब उसने रानी पद्मिनी की परछाई को देखा, वो मोहित हो गया, पागल हो गया, और उसने ठान ली कि वो रानी पद्मिनी को पाकर रहेगा। तो उस समय राजा ने सोचा कि मेहमान है, मेहमान को गेट तक छोड़कर आता हूँ, और वो अपने कुछ सैनिकों के साथ गेट तक छोड़ने गए। तो चित्तौड़गढ़ के किले में लगभग 4 से 5 द्वार हैं। तो जैसे ही वो आखिरी द्वार पर पहुँचे, वहाँ पर धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने वापस जाते समय, जैसे वो बाहर पहुँचे, अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बना लिया राजा को और डिमांड करी कि रानी पद्मिनी चाहिए, आप राजा को ले जाइए और रानी पद्मिनी को दे जाइए। यह सुनते ही
आसपास के राजाओं में हलचल हो गई। सारे राजपूत और चौहान राजा व्याकुल हो गए। तभी अ, जैसी बंदी बना लिया और बदले में रानी पद्मावती को देने के लिए कहा, तो सोनगारा के चौहान राजपूत जनरल गोरा और बादल ने सुल्तान को उन्हीं के खेल में पराजित करने की ठानी और कहा कि अगली सुबह उन्हें रानी पद्मिनी दे दी जाएगी। उन्होंने कैसा जाल बुना कि उसी दिन 150 पालकी, जिसे पूरी तरह से सजाकर ढककर उस समय में 4 इंसान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। एक पालकी होती थी जिसे 4 आदमी चलाते थे। तो 150 पालकी बनाई गई। लगभग 600 सैनिक उस पालकी को लेकर पहुंचे। उस समय इसका उपयोग शाही महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते थे। और इन पालकियों में सैनिक भरकर वो अलाउद्दीन के कैंप तक पहुंचे। पालकियों को रोका गया जहां राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। 600 सैनिक पहुंच गए। तो जब राजा ने देखा कि पालकियां चित्तौड़ से आई हैं, तो राजा को लगा कि उसमें रानी भी आई होगी और ऐसा सोचकर ही वह शर्मिंदा हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पालकी से बाहर रानी नहीं आई है बल्कि उनकी महिला कामगार निकली हैं और सभी पालकियां सैनिकों से भरी हुई हैं, जी हाँ, पालकियों के अंदर कामगार महिलाएं बैठी थी, और वो पूरी तरह से अचंभित हो गए। सैनिकों ने पालकी से बाहर निकालकर तुरंत अलाउद्दीन के कैंप पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और सफलता से राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया, जिसमें दोनों राजपूत जनरल ने बलपूर्वक और साहसपूर्वक अलाउद्दीन की सेना का सामना किया था और रतन सिंह को उन्हें सुरक्षित रूप से महल में पहुंचा दिया था। जहां रानी पद्मिनी का उनका इंतजार कर रही थी, रतन सिंह पहुंचे और सभी द्वार बंद कर दिए गए। इस बात को सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया था और उसने तुरंत चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। सुल्तान की सेना ने चित्तौड़ की सुरक्षा दीवार को तोड़ने की अपार कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया, वह विफल रहा। तभी अलाउद्दीन ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और घेरना शुरू कर दिया और चढ़ाई करनी शुरू कर दी, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो राजा रतन सिंह ने राजपूतों को आदेश दिया कि वो अब अपनी बहादुरी का परिचय दें और सभी द्वार खोलकर अलाउद्दीन की सेना का सामना करें। राजा ने सोचा कि हम लड़ते हैं, भागने से कोई फायदा नहीं। तो आदेश सुनते ही रानी पद्मिनी ने देखा कि उनकी सेना का सामना विशाल सेना से होने जा रहा है, जिसका जीतना नामुमकिन है। तभी उन्होंने चित्तौड़ की सभी महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर एक उस समय एक प्रथा होती थी कि दुश्मनों के हाथ लगने से बेहतर है जौहर करना समझते थे। एक जिसमें शाही महिलाएं अपने दुश्मन के साथ रहने की बजाय स्वयं को एक विशाल अग्निकुंड में न्यौछावर कर देती थी, कूद जाती थी, अपने आप को जौहर कर लेती, आग लगा लेती। इस तरह खुद का जौहर कर उन्होंने आत्महत्या कर दी। पर जिसमें एक विशाल अग्निकुंड में चित्तौड़ की सभी महिलाएं खुशी से कूद गईं और जौहर कर लिया। यह खबर पाते ही चित्तौड़ के सैनिकों ने पाया कि अब उनके जीने का कोई मकसद नहीं है और वो टूट पड़े। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण और तेज कर दिया और अपनी जान गंवा दी। पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने विजय प्राप्त की चित्तौड़गढ़ के किले पर जब चित्तौड़गढ़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना पहुंची, तो उन्होंने वहां पाया कि वहां पर सिर्फ राख के अलावा, खंडर के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सारी महिलाएं जौहर कर चुकी थी, सैनिक मर चुके थे। तो इसलिए रानी पद्मिनी को बड़े ही गर्व के साथ याद किया जाता है वहाँ पे। और ये सच्चाई है, अगर कोई चित्तौड़गढ़ के गर्व के साथ छेड़छाड़ करेगा, आप कहानी बनाइए, पिक्चर बनाइए, पर कुछ गलत दिखाएगा तो वहाँ के लोगों को गुस्सा आएगा। और यही कारण है कि वहाँ के लोगों में आक्रोश है। रानी पद्मिनी की छवि को गलत दिखाया जा रहा है संजय लीला भंसाली की पिक्चर के द्वारा। तो आप भी जाएं तो आप वहाँ पाएंगे कि किले की सारी मूर्तियाँ खंडित हैं। मुगल शासकों ने इतने अत्याचार किए हैं कि एक भी मूर्ति, मंदिर वहाँ पे सही नहीं है, सारी मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। कोई भी देवी देवता की मूर्ति ठीक नहीं है। और उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि वो साधारण मूर्ति को भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ समझते थे। और उन्हें किले में जो मूर्तियाँ होती हैं ना, जो बना दी जाती हैं, कृतियाँ बना दी जाती हैं, उनको भी खंडित किया हुआ। आपका कभी मौका लगे चित्तौड़गढ़ एक बार घूम के आइएगा, बहुत ही सुंदर जगह है।
और मैं कल्पना कर रहा था कि जब वो सच्चाई में ऐसी होगी, मतलब जब सब कुछ सही होगा, तो कितना अद्भुत नज़ारा होगा। एक पहाड़ी के ऊपर किला है, और उस किले पर किसी भी सैनिक का पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और आपको लगता है कहानी में कुछ गलतियाँ हैं, तो आप शेयर कीजिएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें।